कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में हमने चैप्टर नंबर 2 हम भी बने महान पाठ का हमने अभ्यास किया था। अब हम आज आगे का अभ्यास करेंगे जो है चैप्टर नंबर 3 और उसका नाम है सच्चा हीरा। सच्चा हीरा एक कहानी है। सच्चा हीरा किसे कहते हैं? तो कई लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, वो बहुत सारे ज्ञानी होते हैं, परंतु वह किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में रुचि नहीं लेते हैं। इससे विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता है, पर वे कर्मवीर होते हैं, अपना कर्म करना जानते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे होते हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुण को आचरण में लाता है। तो इस कहानी में भी यही बात बताई गई है जो आज हम देखेंगे। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, ज्ञान हो वो अच्छी बात है, लेकिन उसे अगर आचरण में नहीं लाए तो वह निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो इसी का यहाँ पर हमें कहानी के रूप में यह प्रस्तुत किया गया है। हीरा, यहाँ पर हीरा क्या है? तो ये नर रत्न है, बहुत ही अच्छा आदमी। यहाँ पर हीरा यानी कि बहुत ही अच्छा आदमी के रूप में लिया गया है। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त हो रहा था, यानी वह अस्त हो रहा था, सांझ का समय था, बराबर था, और पक्षी चहचहाते हुए अपने अपनी नीड़ की ओर जा रहे थे। चहचहाना यानी कि पक्षियों का बोलना, चहकना, और नीड यानी कि घोंसला। सांझ का समय था, सूर्य अस्त हो रहा था, इसीलिए सभी पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर यानी कि घोंसले की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। गांव की कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए, घर के लिए पानी भरने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर जा रही थी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। भी बहुत सारी स्त्रियां पानी भरने गई थी, उसमें से कुछ स्त्रियां पानी भरकर वापस घर को आ गई, घर लौट आई, परंतु उनमें से कुछ 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगत, यहाँ पर जगत यानी कि कुएं का चबूतरा, बैठने की जगह, यहाँ पर हमें चित्र में भी दिखाया गया है। ठीक है, ये कुआं है और यहाँ पर बैठने की जो जगह बनाई गई है उसे क्या कहते हैं? जगत कहते हैं। तो उस पर बैठकर वह स्त्रियां आपस में बातें करने लगी, इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। वह बातचीत कर रही थी और उनकी जो बातचीत थी वह बातें करते करते बेटों पर जा पहुंची। बेटे के बारे में वो चर्चा करने लगी। मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। एक स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है और उसका कंठ बहुत मधुर है। कंठ यानी कि गला, आवाज बहुत ही मधुर है, यानी कि मीठी है, और वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है।
और वह स्त्री कहती है कि मेरा बेटा जब गीत गाता है तो उनके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। यहाँ पर चाव चाव यानी कि प्रबल इच्छा या लगन। तो वह स्त्री कहती है कि मेरे बेटे के गीत लोग बड़े ही लगन के साथ, प्रबल इच्छा के साथ सुनते हैं। वह इतना अच्छा गाता है। आगे है, उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री को भी ऐसा मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। प्रशंसा यानी कि तारीफ करे, वह भी अपने बेटे के बारे में कुछ अच्छी बातें करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बराबरी यानी कि तुलना, समता, समानता। दूसरी स्त्री ने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे से कोई बराबरी नहीं कर सकता, वो इतना अच्छा है, वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। मेरा बेटा तो बहुत ही शक्तिशाली यानी कि बलवान है, बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। मेरा बेटा बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ देता है। पछाड़ना यानी कि हरा देना। मेरा बेटा बड़े बड़ों को हरा देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। और वह दूसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा इतना बलवान है कि वह आधुनिक युग का भीम है। भीम आपने महाभारत के अंदर भीम का पात्र आता है, बराबर है। वह कौन था? पांडव था और वह बहुत ही बलशाली था। तो दूसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है, यानी कि भीम के समान बलवान है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती? और ये दोनों स्त्रियों की बातें सुनकर वह तीसरी स्त्री थी, वह कैसे चुप रह सकती थी? उसे भी अपने बेटे के बारे में बात करने का मन हुआ। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तीसरी स्त्री कहती है कि मेरा बेटा तो साक्षात यानी कि प्रत्यक्ष, बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु, साक्षात बृहस्पति का अवतार है, यानी कि मानो वह देवों के गुरु हो वैसा मेरा बेटा है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। और उसमें कौन सा गुण है कि वह जो कुछ भी पढ़ता था उसे एकदम याद रह जाता था। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। और तीसरी स्त्री कहती है कि मानो उसके गले में सरस्वती यानी कि विद्या की देवी का निवास हो, यानी कि घर हो, रहने का स्थान हो। मेरे बेटे के कंठ में सरस्वती का वास है, वहां पर उसके कंठ में सरस्वती विराजमान है, ऐसा वह तीसरी स्त्री कहती है। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। इन तीनों औरतों की बातें वह चौथी स्त्री सुन रही थी और वह चौथी स्त्री सुनकर चुपचाप बैठी रही और इन तीनों की बातें सुनती रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा, वह सिर्फ इन तीनों की बातें सुनती रही और अपने बेटे के बारे में उसने कुछ भी न बताया। पहली ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? अभी उसमें से पहली स्त्री को रहा ना गया और उसने उस चौथी स्त्री से कहा कि क्यों बहन, तुम क्यों अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बता रही हो? तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ, उसमें क्या गुण है वह बताओ। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से, सहज यानी कि सरल, नम्र भाव से उसने कहा कि मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, मैं उसकी क्या तारीफ करूं।
वह न तो गंधर्व सा गायक है, गंधर्व यानी कि देवलोक के गायक को क्या कहते हैं, गंधर्व कहते हैं। तो वह कहती है कि वो ना ही तो देवलोक के गायक जैसा गायक है, न ही भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। उसमें तो इनमें से कोई भी गुण उसमें नहीं है, तो उसमें की मैं क्या तारीफ करूं। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। अभी वो तीनों अपनी बातें खत्म कर दी। कुछ समय बाद वह सिर पर घड़े रखकर वापस घर की तरफ लौटने लगी। तभी वो चारों स्त्रियां अपने घर की तरफ लौटने लगी। तभी एक किसी के गीत गाने की मधुर गीत का गान सुनाई दिया, और वह इतना मधुर सुनाई दे रहा था कि पूछो मत। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। पहली स्त्री बोली वह गीत सुनकर कि देखो मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह कहती है कि तुम लोगों ने सुना मेरा बेटा कितना अच्छा गाता है, कितना मीठा गाता है, उसका कंठ कितना मीठा है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। वह लड़का उसी रास्ते से जा रहा था जिस रास्ते से वह स्त्रियां जा रही थी। वह लड़का उसी रास्ते से उसकी माँ के पास से गुजरता हुआ चला गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपनी माँ के बगल में से गया, बाजू में से गया, लेकिन उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। थोड़ी देर बाद दूसरी स्त्री का बेटा भी आता हुआ दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। दूसरी स्त्री गर्व से कहती है कि देखो वह मेरा बेटा आ रहा है, मेरा लाडला बेटा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। सामर्थ्य यानी कि बल और योग्यता, उसके बल की योग्यता में कोई भी बराबरी कर सकता नहीं है। वह यह कह ही रही थी दूसरी स्त्रियों से कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही वहां से चला गया। उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। वो कुछ आगे बढ़ी, वे चारों स्त्रियां कुछ आगे बढ़ी, तभी एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकल रहा था, आ रहा था। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो, और वह इतना अच्छा श्लोकों का पाठ कर रहा था कि मानो उसके गले में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। उसके गले में से साक्षात सरस्वती माँ से निकलने वाले शब्द निकल रहे हो, ऐसा लग रहा था। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यही है मेरी गोद का हीरा, इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में, गदगद यानी कि भावपूर्ण स्वर में कहा कि देखो यही है मेरा हीरा, यही है मेरा लाडला, इसे देखकर कौन बृहस्पति का अवतार इसे नहीं मानेगा, कौन इसको बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना ही आगे बढ़ गया। तीसरी स्त्री का बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही वहां से गुजर गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। अभी वो लोग थोड़े ही आगे बढ़े कि वहां से चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक आ गया।
वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। चौथी स्त्री का बेटा देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति यानी कि स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा कि अन्य स्त्रियों से कहा कि यही मेरा लाल है, यही मेरा बेटा है। वह बहुत ही सीधा साधा था। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी कि उतने में उसका बेटा उसके पास आ जाता है। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ को देखकर रुक जाता है और वह अपनी माँ से कहता है कि माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा घर पहुंचा देता हूँ। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। उसकी माँ ने चौथी स्त्री ने अपने बेटे से मना किया कि नहीं, मैं लेकर चली जाऊंगी, लेकिन उसने अपनी माँ की नहीं सुनी और अपने माँ के सिर पर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और वह घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देख रही थी, क्योंकि उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतार लिया और घर की ओर चल दिया, जबकि बाकी स्त्रियों के लड़के अपनी माँ की ओर देखते भी नहीं है। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन चारों स्त्रियों के पीछे चल रही थी, वृद्ध यानी कि बूढ़ी महिला उन चारों स्त्रियों की औरतों की पीछे चल रही थी और उन सब की बातें सुन रही थी। तो उस बूढ़ी स्त्री से रहा न गया और वह इन तीनों स्त्रियों से पास आकर बोलती है, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। यही सच्चा हीरा है यानी कि अच्छा आदमी है जो अपनी माँ को तकलीफ में न देखकर अपनी माँ को क्या करता है, वो काम आता है। अपनी माँ के सिर से वह घड़ा उतार देता है और वह घर रखने चला जाता है। इस प्रकार यही सच्चा हीरा है, यही कर्मवीर है जो अपना कर्म करना जानता है। उसका कर्म क्या है, अपनी माँ की सेवा करना, वह जानता है। जबकि बाकी स्त्रियों के औरतों के जो पुत्र थे वह बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े अच्छे गायक थे, बलवान थे, लेकिन उसमें अपना कर्म क्या है वही उन्हें पता नहीं था और वह अपनी माँ को बिना देखे, माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही वहां से चले जाते हैं। तो वो सच्चे हीरे नहीं है, लेकिन जो अपने कर्मों को, जिन्हें अपने कर्मों का ज्ञान है कि उसे क्या करना है, वही सच्चा हीरा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर यह हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, वो हम देखेंगे। हीरा यानी कि नवरत्न, बहुत ही अच्छा आदमी। चहचहाना यानी कि चहकना और चहकारना। नीड यानी कि घोंसला। कंठ यानी कि गला, आवाज, स्वर, शब्द। चाव यानी कि प्रबल इच्छा, लगन। प्रशंसा यानी कि तारीफ, गुण। बराबरी यानी कि तुलना, क्षमता, समानता। सामर्थ्य यानी कि बल, योग्यता। पछाड़ना यानी कि हराना, पटकना या गिराना। आधुनिक यानी कि अर्वाचीन, नवीन। बृहस्पति यानी कि देवों के गुरु। साक्षात यानी कि सामने, सम्मुख, प्रत्यक्ष, मूर्तिमान। निवास यानी कि घर, रहने का स्थान। टोकना यानी कि रोकना या पूछताछ करना। मधुर यानी कि मीठा। गर्व यानी कि अभिमान। प्रकृति यानी कि स्वभाव। मुहावरे हैं यहाँ पर दिए गए। इधर उधर की बातें करना, गप्पे मारना।
गप्पे लगाना, बराबर। लाखों में एक होना, उसका अर्थ है विशिष्ट होना। पछाड़ देना, उसका अर्थ होता है हराना, गिराना। बराबरी करना, उसका अर्थ होता है मुकाबला करना। सच्चा हीरा होना, उसका मतलब होता है अच्छा आदमी होना। अभी यहाँ पर अभ्यास में जो प्रश्न है वो हम करेंगे। यहाँ पर ये जो प्रश्न है, पहला जो प्रश्न है वो हम नोटबुक के अंदर करेंगे, दूसरा प्रश्न है वो भी हम नोटबुक के अंदर करेंगे, लेकिन उसको हम थोड़ा समझ लेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उसके तुरंत बाद कौन सा शब्द आता है, कौन सा शब्द लगता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है और उसका अर्थ क्या होता है वह शब्दकोश में से ढूंढकर लिखना है। यहाँ पर बपोती, बपोती के बाद तुरंत क्या आता है, बप्पा। बप्पा का अर्थ होता है पिता। दूसरा शब्द है व्यथा, तो व्यथा के बाद तुरंत का शब्द कौन सा आता है, व्यथातुर। व्यथातुर यानी कि पीड़ित। व्यथा यानी कि क्या, तो उसका अर्थ होता है पीड़ा, और व्यथातुर का अर्थ होता है पीड़ित। तीसरा है नियति। नियति यानी कि हमारा जो भाग्य होता है वह। नियतेंद्रिय यानी कि जितेंद्रिय। उसके बाद नियति के बाद कौन सा शब्द आता है, नियतेंद्रिय, उसका अर्थ होता है जितेंद्रिय। प्रतिभा, उसके बाद का अर्थ आता है, शब्द आता है प्रतिभाग, तो उसका अर्थ होता है उत्पादन कर। पांचवा शब्द है शौर्य। शौर्य के बाद तुरंत का शब्द आता है शौल्क, उसका अर्थ होता है शुल्क संबंधी, बराबर। यहाँ पर हम इस शब्द की बात नहीं कर रहे, इसके बाद जो शब्द आता है उसके अर्थ की बात कर रहे हैं, बराबर है। रुचि, रुचि के बाद तुरंत शब्द कौन सा आता है, रुचित, उनका अर्थ होता है, रुचित का अर्थ होता है मनचाहा। आगे है सातवां बांटना। बांटना के बाद तुरंत शब्द आता है बाटा। बाटा का अर्थ होता है हिस्सा। आठवां है क्षमा। क्षमा के बाद आता है क्षमालु, उसका अर्थ होता है क्षमा करने वाला। क्षमालु का अर्थ होता है क्षमा करने वाला। नौवां है उद्यान। उद्यान के बाद तुरंत शब्द आता है उद्यानिक, उद्यानिकी। उद्यानिकी का अर्थ होता है बाग बगीचे लगाने का काम। 10वां है अमन। अमन के बाद दूसरा शब्द आता है अमनस्क, उसका अर्थ मना। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम नोटबुक में तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इसकी चर्चा की है। तीसरी जो है वह है कहानी है। यह कहानी हमें लिखनी है, तो वो भी हम लिखेंगे। यहाँ पर दूसरी है कि निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में, यानी कि मौखिक एवं लिखित, पूर्ण कीजिए। ये कहानी हमें पूर्ण करनी है, बराबर है। हमें थोड़ी सी कहानी दी गई है, तो उसके आधार पर हमें ये कहानी पूरी करनी है। ठीक है, अभी आगे है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। यहाँ पर हमें एक कहानी दी गई है, उस कहानी का हमें सारांश लिखना है। सारांश यानी कि उसमें क्या कहा गया है, बराबर है। उसका जो मूल तत्व है वो हमें लिखना है, तो वो भी हम नोटबुक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है वह खत्म होता है। आगे है, उसके आगे जो है भाषा सज्जता का टॉपिक दिया गया है। पेज नंबर 18 पर हमें भाषा सज्जता का टॉपिक दिया गया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये पाठ कहानी पढ़नी है और उसे याद करनी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।